ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। फाइनली हमारा जो इन्वायरमेंट की PT 365 का वेट था वो भी ख़त्म हुआ और विजन IAS ने PT 365 इन्वायरमेंट की भी रिलीज़ कर दी है। तो फिर जब उन्होंने रिलीज़ कर दिया है तो हम भी इसको कवर कर लेते हैं। फटाफट से देखते हैं कि PT 365 में इस बार क्या आया है, हमारे 365 दिनों में क्या क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुआ है। आज हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी न्यूज़ जो हमारे 365 डेज़ में हुई थी, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वो आज हम कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज। ओके, हमारा जो पहला टॉपिक है हमारी मैगजीन में, ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, अगर आपने देखा हो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक। ओके, तो पहला हमारा टॉपिक है ग्लोबल सिनारियो में IPCC's 6th असेसमेंट रिपोर्ट पार्ट 3। देखो, IPCC जो है हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो असेसमेंट करती रहती है। तो उसने जो 6th असेसमेंट किया है उसकी रिपोर्ट बार बार आती ही रहती हैं। 2 रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी हैं, इस बार 3rd रिपोर्ट आई है। भाई न्यूज़ में क्यों है? तो IPCC ने रिलीज किया है जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है उसकी 3rd पार्ट को। इसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, द वर्किंग ग्रुप 3rd कंट्रीब्यूशन टू द 6th रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है हमें अपडेटेड ग्लोबल असेसमेंट। भाई किस चीज़ का ग्लोबल असेसमेंट कर रहे हैं और किस चीज़ के ग्लोबल असेसमेंट को अपडेट किया है, तो क्लाइमेट चेंज उसको कैसे मिटिगेट किया जा रहा है और कौन कौन सी प्लेजेस ली गई हैं, कहाँ कहाँ से ग्लोबल एमिशन हो रहा है, इन सारी बातों को इन्होंने एग्जामाइन किया है। दूसरी रिपोर्ट जो कि आपकी 6 असेसमेंट की है, तो रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, जिसमें क्लाइमेट चेंज 2021 की बात की गई थी, फिजिकल साइंस बेसिस, ये अगस्त 2021 में रिलीज हुई थी। फिर आपकी रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप सेकंड भी आई थी जो क्लाइमेट चेंज 2022 में इम्पैक्ट्स की बात कर रही थी, क्या क्या अडेप्टेशन किया गया, क्या क्या वल्नरेबिलिटी थी, ये हमारी फरवरी 2022 में आई थी। सिंथेसिस रिपोर्ट जो है वो 2023 में यानी कि इसी साल होगी। ठीक है, अब देखते हैं आखिर कि ये जो IPCC इसने रिपोर्ट रिलीज की है, तो आखिर सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि IPCC है क्या, इसके बारे में पहले पता कर ले, फिर देखेंगे इसने क्या क्या रिपोर्ट दी है। राइट, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो भाई ये हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि बहुत सारी गवर्नमेंट इसमें पार्ट लेती हैं। 1988 में ये बनी है और किस किस ने बनाई है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानने के लिए। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WMO भी बोलते हैं, एंड UNEP जो यूनेप है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक 3rd ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज IPCC। अब ये IPCC क्या करती है ये भी जान लो। तो ये IPCC जो सरकार है, बहुत सारी हमने देखा ना गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें बहुत सारी जो सरकार हैं उनको अलग अलग लेवल्स पर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देती है, क्योंकि हमारी सरकार ही तो क्लाइमेट से रिलेटेड पॉलिसीज भी बना रही है। तो अब क्लाइमेट से रिलेटेड पॉलिसी बनाने के लिए जरूरत होती है कि भाई क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी तो पता हो। भाई पता तो होना चाहिए ना कि क्लाइमेट में चल क्या रहा है, तभी तो उससे रिलेटेड पॉलिसीज आप बना पाओगे। तो क्लाइमेट में क्या चल रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भी IPCC प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को। आपको याद रखना चाहिए कि IPCC एक UN बॉडी है, ठीक है, जो कि साइंस से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी साइंस है उसकी बात ये करती है। तो ये एक यूनाइटेड नेशन का ही बॉडी है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, स्टेटमेंट बन सकता है। कितने लोग इसके मेंबर हैं, तो 195 मेंबर्स हैं। और जब 195 मेंबर्स हैं, इतनी अच्छी बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज से टैकल करने की बात हो रही है, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी इसके मेंबर हैं। भाई इंडिया भी इसकी मेंबर है। ठीक है जी। और अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाती है, जैसे कि अभी हमने देखा ही है कि 6 असेसमेंट रिपोर्ट का पार्ट 3rd आया है ना। स्पेशल रिपोर्ट्स भी बनाती है और मेथडोलॉजी रिपोर्ट्स भी बनाती है, जिससे कि जो कंट्रीज हैं उनको ये हेल्प करती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड
जो भी इंफॉर्मेशन देनी है तो ये प्रोवाइड करती है। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि आईपीसीसी कभी भी खुद से साइंटिफिक रिसर्च नहीं करती है। याद रखिए, ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं करती है, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट वॉलंटरली अपनी रिसर्च को इसके पास लाते हैं, ये उन रिसर्च को रिव्यू करती है, ठीक है। और 2007 में आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अच्छा जी, मिटिगेशन टारगेट्स फॉर अचीविंग क्लाइमेट गोल्स एज पर आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट 6। तो क्या बात की गई है कि आईपीसीसी ने अपनी 6 असेसमेंट रिपोर्ट लेकर आए और उसमें इन्होंने इस बार जो पार्ट 3 लेकर आए हैं उसमें इन्होंने मिटिगेशन की बात की है। तो क्या क्या मिटिगेशन के टारगेट्स जो हैं इन्होंने बताए हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने बताया है कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल, अगर आपको क्या करना है, देखो सुनो, ग्लोबल वार्मिंग का हमने टारगेट निकाला है, हमने क्या टारगेट सेट किया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ने नहीं देंगे, राइट। ग्लोबल टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, जो आपकी प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो, है ना। तो अगर हम इतना चाहते हैं कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं ग्लोबल लेवल पर उसको आपको 43% से कम करना पड़ेगा। मतलब 2030 तक आपको क्या करना है कि जो भी ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हो रहे हैं वो 43% कम कर दो, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको नेट ज़ीरो जो है नेट ज़ीरो तक पहुंचना है, जो CO2 एमिशन है उसमें नेट ज़ीरो तक पहुंचना है, 2050 तक पहुंच जाना है ग्लोबल लेवल पर। मीथेन को आपको कम करना है 34% तक 2030 तक, ठीक है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर आप चाहते हो कि आपका ग्लोबल जो टेम्परेचर है जो कि अभी बहुत बढ़ रहा है, तो अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट हो जाए वो, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं ग्लोबल लेवल पर वो 43% तक कम कर दो 2030 तक, ठीक है। अगर आपको यही जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री तक ही बढ़ाना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, तो आपको क्या करना है कि नेट जीरो, ग्लोबल नेट जीरो 2050 तक अचीव कर लेनी है। मीथेन जो है वो भी आपको कम करनी पड़ेगी 34% तक 2030 तक। वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े, उससे ज़्यादा ना बढ़े, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी 1.5 डिग्री सेल्सियस का तो हमने देख लिया, अब 2 डिग्री तक अगर हम देखें तो आपको क्या करना है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं वो 27% तक कम कर दो, तब भी आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ेगा, ठीक है। अभी अगर 43% कम करोगे तो आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन अगर आप 27% भी कम कर दोगे 2030 तक तो आपका ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। नेट जीरो अगर 2070 तक अगर आप अचीव कर लेते हो तो आपकी जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी और डीप ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का रिडक्शन करते हैं तब आपको एक ज़रूरत है कि करना पड़ेगा और नेगेटिव CO2 इमिशंस करने पड़ेंगे नेट जीरो के बाद में, तब जल्दी जल्दी क्या होगा, ये आपके जो टारगेट्स हैं ये अचीव हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या बात की गई है, तो रिपोर्ट जो आई है हमारी आईपीसीसी की उसमें एमिशन ट्रेंड्स की अगर हम बात करें कि कहाँ से कैसा एमिशन हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि 2010 से 2019 तक की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है कि जो एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो राइज ही होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। 1850 से अभी तक बात करें तो भी जो CO2 एमिशंस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है जी। इन्होंने बोला कि जो ह्यूमंस के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो 2010 से बात करें तो भी बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब क्या है, ओवरऑल बात करें तो एमिशंस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि कहाँ से कौन कौन से सेक्टर से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं। तो आप अगर ये डायग्राम देखें, ये पाई चार्ट जो दे रखा है इसमें अगर आप देखें तो 34% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं ये एनर्जी सप्लाई सेक्टर से होते हैं। उसके बाद में इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है, 24% यहाँ से होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और जो लैंड यूज़ है यहाँ से भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। आप इस भूल में मत रहना कि एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता, भाई होता है। देखो 22%, कोई छोटा मोटा नहीं, 22% एमिशन होता है।
ट्रांसपोर्ट से 14% होता है और बिल्डिंग से 5% होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर से 22% एमिशन हो रहा है और सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई सेक्टर से हो रहा है। ठीक है, अब है वेरिएशन इन रीजनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, अलग अलग जगह से अलग अलग लेवल पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं, तो कहाँ पर कितना हो रहा है ये भी देख लो। तो बोला गया है एटलीस्ट 18 कंट्रीज जो हैं उन्होंने पिछले 10 सालों में ग्रीन हाउस गैस एमिशन के रिडक्शन में अपना इजाफा किया है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने की कोशिश की है, कम करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इन्होंने और बोला कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, इनकी लोअर पर कैपिटा एमिशन से, मतलब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो थोड़ा कम एमिशन कर रहे हैं। ठीक है, और 10% हाउस होल्ड्स हैं जिसमें हाईएस्ट पर कैपिटा एमिशंस हो रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर है इनएडिक्वेट करंट पॉलिसी, जो करंट पॉलिसीज अभी बनी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो अभी इनएडिक्वेट हैं, वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है, यही जो पॉलिसी चलती रहेंगी जो अभी चल रही हैं, तो 2100 तक जो हमारा जो साल आएगी तब तक क्या होगा, 3.2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो भी इन्होंने बोला है कि जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं वो 3 से 6 गुना लोअर है। जो भी हमें चाहिए, जितना हमें फाइनेंस चाहिए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, वो कितना कम है, 3 से 6 गुना और कम है, जो हमें ज़्यादा चाहिए पैसा। उसके बाद में बात करें, हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज मीथेन एमिशन। ठीक है, मीथेन जो है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो और बहुत ही पोटेंट है, तो इसके एमिशन की बात करते हैं। भाई पहले तो बात करो कि मीथेन एमिशन का किसी को सपना क्यों आ गया, क्यों मीथेन एमिशन को हम पढ़ने लगे एकदम से। तो ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है काफ़ी लंबा सा इसका नाम है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट। इसको रिलीज किया है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन ने और साथ ही साथ में यूनेप ने, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट को रिलीज किया है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है। और अगर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये लॉन्च हुई है, कहाँ पर हुई है भाई, कौन सा ऐसा कार्यक्रम चल रहा था जहाँ पर ये रिपोर्ट लॉन्च कर दी गई। तो ये रिपोर्ट जो लॉन्च हुई है वो हुई है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर मिनिस्टीरियल मीटिंग चल रही थी, जो COP27 था हमारा, जो COP27 UNFCCC का हुआ है। तो वहाँ पर क्लाइमेट एंड क्लीन एयर मिनिस्टीरियल मीटिंग चल रही थी, तो मौका देखकर ये रिपोर्ट भी रिलीज कर डाली। एग्जामाइंस बेसलाइन प्रोजेक्शन। अब ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है ये करता क्या है, तो ये रिपोर्ट क्या करती है, ये बेसलाइन प्रोजेक्शंस को एग्जामाइन करती है कि मीथेन एमिशन जो है अगले आने वाले 10 सालों में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी, कितना एमिशन जो है मीथेन का होगा, तो और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। हमारा जो ग्लोबल मीथेन प्लेस टारगेट, हमने ग्लोबल मीथेन प्लेस देख ली थी, उसमें हमने कुछ टारगेट सेट किए थे, तो उस टारगेट पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन ये रिपोर्ट करती है। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट आई है तो इसने कुछ भी फाइंड भी किया होगा, तो क्या क्या फाइंडिंग है इसकी, तो इसने बोला है कि जो अमाउंट ऑफ मीथेन अभी एटमॉस्फेयर में है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 260% ज़्यादा है। ठीक है, समझो, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है, उस एक टाइम था जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा राइट। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आने से पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसमें जो लेवल की मीथेन थी, आज हम उससे अगर कंपेयर करें तो आज के एटमॉस्फेयर में वो जो एटमॉस्फेयर में मीथेन थी उससे कंपेयर करने पर 260% मीथेन हमको मिलती है। ठीक है, ये इस रिपोर्ट ने बोला। और क्या बोला, इसने बोला कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें 45% हाथ किस चीज़ का है, जो ह्यूमंस के द्वारा मीथेन रिलीज हो रही है, वो मीथेन जो ह्यूमन रिलीज कर रहे हैं वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग में 45% भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक है, 2021 में हमने देखा तो सबसे ज़्यादा रिलीज हुई है, इंक्रीज हुई है मीथेन का एमिशन। बात करते हैं कि जो मीथेन हम इतना कर रहे हैं कि मीथेन एमिशन हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है, तो आखिर ये मीथेन है क्या, इसके बारे में भी देख लेते हैं, भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। तो मीथेन का सबसे पहले तो फॉर्मूला ही देख लो, केमिकल फॉर्मूला है CH4, पढ़ा था 10th क्लास में अगर आपको याद हो तो।
कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इसकी देखें तो पहली बात तो मीथेन का कोई कलर नहीं होता, मीथेन की कोई ओडोर नहीं होती, मतलब कि कोई भी आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी मीथेन की। अगर कहीं पर मीथेन रिलीज होगी तो आपको पता नहीं चलेगा, जस्ट बिकॉज उसमें कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, याद रखना है। कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं है। प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहीं पर भी कि नेचुरल गैस है, वहां से मीथेन रिलीज होगी या नहीं होगी, तो आपको आंख बंद करके आंसर दे देना कि भाई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, ये नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट है भाई। मीथेन नहीं होगी तो नेचुरल गैस नहीं होगी, नेचुरल गैस नहीं होगी तो मीथेन नहीं होगी, तो ये दोनों बिल्कुल सगे साथी हैं। आपको याद रखना है कि प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का कौन? मीथेन, ठीक है। पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। लाइफ स्पैन जो है इसकी एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, मतलब कि एटमॉस्फेयर में ये जो मीथेन है ये कितने टाइम तक रहती है, तो 20 साल तक रहती है। मतलब कि आप अगर समझो कि जिस टाइम आप पैदा हुए थे उस टाइम की जो मीथेन है वो अभी भी होगी। अगर आप मतलब 20 से तो थोड़े ज़्यादा ही बड़े हो गए होंगे तो उससे ऐड कर लो आप 3-4 साल, ठीक है, और ऐड कर लो। तो क्या है कि जब हम पैदा हुए थे उससे 20 साल तक, ठीक है, हम 20 साल के हो जाएंगे, और जिस टाइम हम पैदा हुए थे उस टाइम पे जो मीथेन रिलीज हुई थी वो हमारे 20 सालों तक साथ देगी एटमॉस्फेयर में, समझो, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग की पोटेंशियल की अगर हम बात करें कितना ये ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है, तो जितना CO2 करती है ना, जितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड करती है, सबसे ज़्यादा बदनाम गैस हमारी है कि भाई CO2 बढ़ रही है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो जो हमारी बदनाम गैस CO2 है उससे ज़्यादा ये खतरनाक है, 80 गुना ज़्यादा खतरनाक, समझे, ठीक है। हमने CO2 को तो फालतू में बेचारी को बदनाम कर रखा है, असली गुनहगार तो मीथेन है, देख लो, 80 गुना ज़्यादा, ठीक है, 80 टाइम्स ज़्यादा पोटेंशियल है इसका ग्लोबल वार्मिंग में, और 20 साल तक ही रहती है एटमॉस्फेयर में। अब ये क्या क्या करती है, किस बात की जिम्मेदारी इसने ली है, तो इसने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना उसमें 25% से ज़्यादा मैं ही कर रही हूँ। मीथेन बोल रही है कि ग्लोबल वार्मिंग में 25% से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग मैं ही कर रही हूँ, ठीक है। जो हाफ जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ठीक है, हमने अगर ओजोन लेयर आपने पढ़ी हो थोड़ी बहुत तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या इशू चल रहा है कि भाई ओजोन अब ट्रोपोस्फियर में भी बनने लगी है ना। स्ट्रेटोस्फियर में बने तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रोपोस्फियर में काफ़ी हानिकारक बन जाती है ये। तो उसमें आधी जो जितना भी ओजोन बन रही है ना ट्रोपोस्फियर में, उसमें आधी यही बना रही है, इतना याद रखो, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड में बात करें कि जो ये अब इतनी खतरनाक गैस कौन कौन रिलीज कर रहा है, तो टॉप 5 में इंडिया भी आती है, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें कम करना चाहिए इसका। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो मीथेन है भाई कहाँ कहाँ से रिलीज हो जाती है ना, इसके कुछ सोर्स तो होंगे, तो देखते हैं। इसके ज़्यादातर सोर्स बायोलॉजिकल हैं, चलो देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो मीथेन रिलीज होती है ना वो वेटलैंड से होती है, देख लो, दिख रहा है। तो वेटलैंड सबसे ज़्यादा मीथेन को रिलीज करते हैं। उसके बाद में हमें शौक चढ़ जाता है कि चलो फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करें, तो अगर हम ऐसा करते हैं फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अब कोल है, नेचुरल गैस है, इस चीज़ ऐसे तरीके से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो भी मीथेन निकलती है। फिर जो ये जानवर पालते हो ना, लाइव स्टॉक, राइट, गाय भैंस इस तरीके की चीज़ें, तो भी मीथेन निकलती है। लैंडफिल और एग्रीकल्चरल वेस्ट से मीथेन निकलती है। नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स से मीथेन निकलती है। राइस कल्टीवेशन करोगे तब भी मीथेन रिलीज होगी। प्लांट मैटर है, जैसे लकड़ी है, इस पत्ते हैं, उसको भी बर्न करोगे मीथेन में ही निकलेगी। टर्माइट्स और अदर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी मीथेन को रिलीज करते हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन एक बार बन चुका है कि भाई मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है, तो देख लो, ठीक है। लेकिन ये याद रखो वेटलैंड्स से सबसे ज्यादा मीथेन रिलीज होती है। ओके, अब हमने बात की थी कि हमने ग्लोबल मीथेन प्लेज ली थी, उसमें कुछ टारगेट्स सेट किए थे, अभी हमने बात की थी, तो दिमाग में क्वेश्चन तो आया ही होगा कि मैम हमने तो ये मीथेन प्लेज पढ़ी ही नहीं, तो अब पढ़ लो ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या थी। अभी जो है हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। ये COP26 में लॉन्च हुई थी, 2021 में जो पिछली साल ही COP26 हुआ था उसमें ये लॉन्च हुई थी, जिससे कि जो मीथेन एमिशन है उसको कम किया जा सके। इसको किसने लेड किया है भाई, तो USA और यूरोपियन यूनियन ने इसको लेड किया है। इनका एम है कि जो 2030 आएगी, ठीक है, 2030 तक 30% हमें मीथेन एमिशन को कम कर देना है 2020 लेवल्स के, अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। कौन कौन मेंबर है, तो 100 से ज़्यादा जो कंट्रीज है वो मेंबर इसके हैं, लेकिन भाई इंडिया अभी इसकी मेंबर नहीं है, ठीक है।
क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जानवर पाले जा रहे हैं, अभी भी गाँव हैं, ठीक है? अभी भी फार्मिंग हो रही है, अभी भी हम ट्रेड करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल को अभी भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम ये मीथेन प्लस ले लेंगे तो ये सब काम हमें बंद करने पड़ेंगे, तो हमारे इकोनॉमी का क्या होगा, है ना? इसीलिए हमने इस मीथेन प्लस को ज्वाइन नहीं। अब है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। ये क्या है? चलो देखते हैं। As per Global Energy Monitor, just 30 fossil fuel companies account for nearly half of the planet warming methane emitted by the world's energy sector. क्या कहा गया है? ये जो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है ये बोल रहा है कि सिर्फ 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज ऐसी हैं, मतलब अगर खाली 30 फॉसिल फ्यूल वाली कंपनी अगर हम ले लें तो वो जितना भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मीथेन की वजह से एनर्जी सेक्टर में, तो वो यही कर दे रही है, ठीक है? हाफ, उसका हाफ यही जो है वार्मिंग कर रही है। ये है क्या आखिर ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर क्या है? तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि डेवलप करेगा और इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा जिससे कि क्लीन एनर्जी हो, ठीक है? अब इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी, अब ये क्या है इसको भी देखो। ये इसने एक रिपोर्ट पहली बात तो रिलीज की है जिसने कहा है कि अगर हम मीथेन एमिशन को फास्टेस्ट वे में कट करेंगे तो क्लाइमेट चेंज जो है उसको हम टैकल कर पाएंगे, ठीक है? ये है क्या? तो ये एक इनिशिएटिव है यूनेप के द्वारा 2021 में लॉन्च हुआ है और इसको सपोर्ट मिलता है यूरोपियन कमीशन से, ठीक है? इसका एम है कि जो मीथेन एमिशन है उसको कट किया जाए, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जाए और फॉसिल फ्यूल सेक्टर से ही वहाँ की शुरुआत करेंगे हम, ठीक है? इसकी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर कौन है? तो ग्लोबल मीथेन प्लेज जो हमने नासा का अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन मिशन, एमिट मिशन, ठीक है? ये क्या है? तो इस मीथेन सुपर एमिटर्स पर मैप्ड बाय नासास अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो एमिट मिशन है इसके द्वारा क्या किया गया? नासा का पहली बात तो ये मिशन है और इसने क्या किया, देखा कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मीथेन को कौन कौन रिलीज कर रहा है, कौन कौन एमिट कर रहा है, उन सब की मैपिंग इसने की है, ठीक है? एमिट मिशन ने क्या किया है, 50 सुपर एमिटर जो मीथेन गैस के हैं आपकी सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, इन सब में जो 50 सुपर एमिटर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मीथेन को एमिट किया है उनको इसने पहचाना है। सुपर एमिटर्स कौन होते हैं? फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स या फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मीथेन हाई रेट पर रही है। अच्छा जी, ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस, हमारा जो थर्ड टॉपिक है क्या है? ओशन एसिडिफिकेशन और आर्कटिक आइस। देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो एक टीम है रिसर्चर्स की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि आर्कटिक ओशन की केमिस्ट्री है वो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ओशन वाटर है वहाँ की एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। जितना भी पूरी दुनिया में जो हमने देखा है ना, इतना तो हमने शंकर आईएएस जो बुक है उसमें भी पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है ये ओशन एसिडिफिकेशन तो आप मेरे ही चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी शंकर आईएएस की प्लेलिस्ट, ठीक है? तो वहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा है डिटेल में कि ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत हम यहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन हाँ कंसेप्ट आपका यहाँ पर भी क्लियर होगा। तो ओशन एसिडिफिकेशन हमने इतना तो देखा ही है कि पूरी दुनिया भर के जो ओशंस हैं उसमें जो पानी है वो अब एसिडिक होता जा रहा है, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसा एसिडिक हो रहा है कि आप उसमें हाथ डालोगे तो जल जाएगा हाथ, नहीं, मतलब उसकी जो पीएच लेवल है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, ठीक है? कितनी कम हो रही है वो भी हमने देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप शंकर आईएएस की प्लेलिस्ट हो जाकर देखिए, आपको लिंक यहीं से मिल जाएगा, ठीक है? तो अब जो ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है ना दुनिया भर के ओशंस में, तो जितना वहाँ पर एसिडिफिकेशन हो रहा है और दुनिया में, मतलब और दुनिया भर के जितने भी हमारे ओशंस हैं उसकी कंपैरिजन में आर्कटिक ओशन में 3 से 4 गुना जल्दी एसिडिफिकेशन हो रहा है। ये ऐसा इन रिसर्चर्स की टीम ने पाया है और उसी वजह से वहाँ की केमिस्ट्री भी चेंज होती जा रही है। अच्छा जी, ओशन एसिडिफिकेशन क्या है ये भी देख लो। तो अगर आपका जो ओशन का पानी है, ठीक है, ओशन का पानी एक लंबे समय में उस ओशन के पानी की जो पीएच है वो रिड्यूस होती जा रही है, तो हम बोलते हैं कि ये ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। अब अगर आपको ये भी नहीं पता है कि पीएच क्या होता है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप या तो शंकर आईएएस की जो प्लेलिस्ट है मेरी उसको आप देखिए, उसमें हमने डिटेल में पीएच की भी बात की है। अगर आप वो नहीं देखना चाहते हैं तो आप 10th क्लास की आपकी जो साइंस की बुक है उसको एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लें तो आपको पीएच बहुत अच्छे से समझ में आएगा,
ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसका प्राइमरी कॉज क्या है कि ये जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा CO2 बढ़ गई है ना, उसको अपटेक कर लेता है, उसको ये कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हार्मफुल रहता है लाइफ का। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोनेट बेस्ड शेल्स जो मतलब या फिर ये बात करो कि जो मरीन लाइफ है, ठीक है, जो आपके ओशन में आपके जो कोरल पॉलिप्स मिल रहे हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कार्बोनेट शेल्स बनाते हैं, उनके लिए हार्मफुल रहता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्कटिक रीजन क्या है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जोग्राफिकल रीजन है जो कि नॉर्थ पोल के आसपास ये फैला हुआ है। ओके, तो जनरली ये कौन सा एरिया है, इसको हम बोलते हैं कि ये वो एरिया है, आर्कटिक एरिया को हम डिफाइन करते हैं कि वो एरिया जो कि आर्कटिक सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है, वो जो आर्कटिक सर्कल के अंदर एरिया कवर हो रहा है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक रीजन है। आर्कटिक सर्कल क्या है? तो आर्कटिक सर्कल एक लैटिट्यूड है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मिलता है। ठीक है, अब ये आर्कटिक के बारे में हम इतना क्यों चिंता में हैं? अगर अगर मान लो सपोज करो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो रही है, उसके ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो होने दो, हमें इतनी क्यों टेंशन है? तो भाई इसकी हमें टेंशन इसलिए है क्योंकि आर्कटिक जो रीजन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, अगर आइस वहां पर मेल्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा रीजन जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए रहेगा। ठीक है, अब वहां पर क्या है, अगर मेल्ट हो जाती है आइस क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वहां पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऑयल गैस रिजर्व मिल रहा है, मेटल मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, तो हमारे लिए अब क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि नदर्न सी रूट भी खुल जाएगा, तो अगर नदर्न सी रूट है, वहाँ पर पानी पिघल जाएगा, तो वहाँ पर जो है आपके बोट और जो शिप है ये सब चलती रहेंगी, तो क्या होगा कि ट्रेड रूट एक और नया बन जाएगा। और क्या रहेगा कि जो आपने ओशन करंट्स पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो ओशन करंट्स हैं उसका भी नई तरीके से सर्कुलेशन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी चेंज हो रहा है ना, उससे ही हम देखते हैं पूरी दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज कैसा हो रहा है। तो अगर हमें क्लाइमेट चेंज को देखना होता है तो हम आर्कटिक रीजन पर जाते हैं। अब बात करते हैं कि आर्कटिक रीजन में हमारा क्या रोल है। तो इंडिया इन आर्कटिक की बात करें तो आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम 2007 से चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है हमारी इंडिया की तरफ से। ठीक है, पहली आर्कटिक पॉलिसी भी हमने अनवेल की है। ठीक है, हमारे ऑब्जर्वर्स जो आर्कटिक काउंसिल में, जो आर्कटिक काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें हम मेंबर तो नहीं है लेकिन हम ऑब्जर्वर हैं। इंडियन आर्कटिक स्टेशन जो हिमाद्री, वो भी नॉर्वे में सिचुएटेड है और वहां पर हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करते आ रहे हैं 2008 से। अब हम बात करते हैं ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है चलो देखते हैं। तो कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क है, 2012 में ये बना है। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम है कि ये डिटेक्ट करेगा और समझेगा कि ओशन एसिडिफिकेशन क्यों हो रहे हैं एस्टोराइन, कोस्टल, ओपन ओशन इन्वायरमेंट्स में। ठीक है, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है मरीन इकोसिस्टम पे, और जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ये इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड भी कर। अब देखते हैं कि कैसे, किस तरीके से ओशन एसिडिफिकेशन काम करता है। ठीक है, दो टाइम का इन्होंने ओशन एसिडिफिकेशन दे रखा है, लेट 1800s, ठीक है, और 2100। लेट 1800s में क्या हुआ था कि एसिडिटी कम हुई थी, अब क्या हुआ है, एसिडिटी बढ़ गई है। तो सी वाटर की पीएच की बात करें तो 7 से 8 के बीच में रहती थी, 8 से इवन अबव ही थी पीएच। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था, बहुत सारे हेल्दी कोरल मॉलस्क और बहुत सारे मरीन कैल्सीफर्स थे, कार्बोनेट आयंस बन रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, ओशन एसिडिफिकेशन हो गया है, तो CO2 बहुत ज़्यादा है, वो अब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई लेवल की CO2 ओशन में जा रही है। इसकी वजह से कार्बोनेट आयंस बन नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपके जो कोरल्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं इतने। ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे मरीन कैल्सीफर्स ही मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से हो रहा है। अच्छा जी, अभी हमने बात की थी आर्कटिक रीजन की, हमने बोला था आर्कटिक सर्कल के अंदर अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आर्कटिक रीजन है। ठीक ठीक है, तो हम एक मैप के जरिए भी इसको देख सकते हैं। तो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये है आपका आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, तो चुक्सी सी दिख रहा है, बेओफोर्ड सी दिख रहा है, ईस्ट साइबेरियन सी, लैप्टेप सी, कारा सी, बेरेंट सी,
ग्रीनलैंड सी, बैफिन वे, तो ये किसके अंदर आ रहा है? इसी आर्कटिक रीजन के अंडर आ रहा है। ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएस, ठीक है। यूएस का अगर हम देखें तो मैक्सिको वाला पार्ट जो है वो, फिर आर्कटिक सर्कल के अंदर इधर ये जो साइबेरिया है, रशिया है, ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, और थोड़ा सा पार्ट अगर हम देखना चाहें तो आइसलैंड भी है, ठीक है। स्वालबोर्ड जो नॉर्वे का ही एक पार्ट है। तो ये सारे रीजन जो है, नॉर्थ पोल भी दिख रहा है, तो ये सब किसके अंदर आ रहा है? आर्कटिक रीजन के अंडर आ रहे हैं। अब देखते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या है, आर्कटिक जो है, बात की गई है कि जो दुनिया जितनी गर्म हो रही है ना, दुनिया में जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसमें अगर हम कंपेयर कर रहे हैं आर्कटिक से, तो आर्कटिक 4 गुना ज़्यादा जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है। इसी को हमने बोला है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि सरफेस की जो हवा का टेम्परेचर है वो आर्कटिक में जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका क्या क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ऐसा? ग्लोबल वार्मिंग, आइस एल्विडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक, ओशन हीट ट्रांसपोर्ट, ये कुछ रीजन्स हैं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है भाई? तो स्पेशली जो यहाँ पर जानवर मिलते हैं, फौना मिलता है, उस पर ज़्यादा अफेक्ट होता है, जैसे कि पोलर बियर, वेल्स, सील्स जो है, इनसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। न्यू सी ट्रेड रूट्स खुल जाएंगे और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है। अब हमने एक वर्ड सुना था इस साल, जॉम्बी आइस या फिर डूम्ड आइस, ठीक है। ये क्या होता है? जॉम्बी आइस क्या है? मासिव ग्रीनलैंड आइस सीट है जो कि ग्लोबल सी लेवल की वजह से रेज हो गई है 10 इंच तक, ठीक है। ये क्या है? ये वो आइस है जो कि थिकर आइस के साथ में अटैच रहती है, लेकिन अभी इसमें जो है लार्जर ग्लेशियर से फेड नहीं हो पा रही है, क्योंकि पेरेंट ग्लेशियर्स जो हैं वो उन पर कम स्नो आ रही है। क्या कहा गया है कि एक बड़ा सा आइस का पार्ट है, ठीक है, वहां पर क्या है, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत अच्छी बात, उससे ही अटैच्ड में ये आइस होती है, आइस का एक टुकड़ा ये उससे अटैच्ड होता है, और पहले उस वाले जो बड़ी जो आपका आइस होती थी वहां से इसको आइस मिल जाती थी। अब क्या हो रहा है, बड़ी आइस के पास में ही खुद की आइस नहीं है, तो इसके पास में आइस नहीं मिल पा रही। अच्छा, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022, ये क्या आया है भाई? इसमें क्या मार्क्स सक्स मिल रहे हैं? किसका रिपोर्ट कार्ड है? चलो देखते हैं। तो ये रिलीज किया है, सबसे पहली बात तो यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 2006 से हर साल ये रिलीज करते आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये रिव्यू करते हैं और अप टू डेट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन देते हैं आर्कटिक की, ठीक है। इन्होंने बोला कि जितना भी ग्लोब गर्म हो रहा है उससे दुगनी स्पीड से आर्कटिक गर्म हो रहा है, ठीक है। समर सी आइस जो है वो परसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस वाटर ठंडा है, और नॉर्थर्न विंड जो है चुक्सी सी में ठंडी। अब हम देखते हैं सेकंड, अपना जो क्लाइमेट चेंज में सेकंड सब पार्ट जो है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स। मतलब क्या कि जो हमारे पिछले 365 दिनों में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कन्वेंशंस हुई हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे भाई। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP27। बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा, हम सब ने सुना ही होगा, भले करंट अफेयर पढ़े हो ना पढ़े हो, कोई भी न्यूज़ पेपर पढ़ा हो ना पढ़ा हो, फिर भी कहीं ना कहीं से कान में आवाज़ तो आ ही गई होगी, 27 COP हो रही है ना। चलो, न्यूज़ में क्यों है? 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है COP27, COP UNFCCC की हुई थी, कहाँ पर? शर्म एल शेख, इजिप्ट में, ठीक है। COP27 क्या है? तो इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इसका एम है कि प्रीवियस सक्सेसेस को बिल्ड करना है। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट 26 जो COP26 में हुआ था, वो उसमें क्या क्या सक्सेस मिली है वो देखना है इनको, और हाई एम्बिशन टारगेट सेट करने हैं मिटिगेशन के लिए, अडाप्टेशन के लिए, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, लॉस एंड डैमेज पर भी ये फोकस करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर 17 सेशन हुआ था कॉप का, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का। जो क्योटो प्रोटोकॉल हमने देखा है ना, हमने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो शंकर आईएएस बुक को आप खोल कर देखें, उसमें सब कुछ मिलेगा, राइट। और उसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगी, धीरे धीरे उसमें अपडेट हो रही हैं वीडियोज़, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसके 17th सेशन जो है इसी के साथ में हुआ है, ठीक है।
और ये कहाँ पर हुआ है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिलीज किया है शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जो हम देखेंगे आगे। कौन कौन से टारगेट्स हैं जो कि कोप 27 में सेट किए गए हैं, तो इन्होंने टारगेट सेट किए हैं कि हम अडॉप्टिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एडाप्टेशन एजेंडा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव एडाप्टेशन एजेंडा को अडॉप्ट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, डिलीवर करेंगे फाइनेंस को, जो कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हेल्प करेगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। बैक स्लाइडिंग जो है, कमिटमेंट्स और प्लेजेस में बैक स्लाइडिंग नहीं करेंगे आप, ठीक है। फिर इंश्योर करेंगे कि एक मैनेज्ड और जस्ट ट्रांजिशन हो लो एमिशन और क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। फिर एक्शन लिया जाएगा जिससे कि लॉस एंड डैमेज में सपोर्ट मिले, ठीक है। और हम प्लेज लेने की जगह पर अब इम्प्लीमेंटेशन करने की सोचेंगे। अच्छा जी, कोप 27 हुआ, कुछ आउटकम्स आए, देखते हैं क्या क्या आउटकम्स आए थे इस कोप 27 में। एरियाज ऑफ डिस्कशन, भाई कहाँ कहाँ पर डिस्कशन हुआ है और कौन कौन से डिसीजंस लिए गए, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करें क्लाइमेट टारगेट्स की, तो इन्होंने कहा है कि भाई जो कंट्रीज हैं उनको ज़रूरत है कि वो रिविजिट करें और अपनी जो 2030 तक के क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें, 2023 तक वो करके बताएं कि भाई अपने जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनको और स्ट्रेंथन करें, ठीक है। मिटिगेशन की बात करें तो इन्होंने मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम की डिटेल्स को फाइनलाइज किया है। अडाप्टेशन की बात करें तो इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है ग्लोबल गोल ऑन अडाप्टेशन पर, ठीक है, और नई प्लेसेस ली गई हैं अडाप्टेशन फंड में। $20 2030 मिलियंस जो हैं वो हम डालेंगे। फाइनेंस की बात करें तो शर्म अल शेख डायलॉग ने लॉन्च किया है आर्टिकल 2.1 सी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। अब आर्टिकल 2.1 सी क्या कहता है कि फाइनेंशियल फ्लोज जो हैं वो ग्लोबल टेम्परेचर टारगेट्स के साथ में अलाइन होने चाहिए। लॉस एंड डैमेज की बात करें तो एक ट्रांजिशनल कमेटी बनेगी और डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प किया जाएगा कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके एडवर्स इफेक्ट से वो लड़ाई कर सकें और जीत सकें। एनर्जी की बात करें तो फिर लो एमिशन एनर्जी सिस्टम की तरफ ट्रांजिशन किया जाए, ठीक है। जो कोल पावर है उसका यूज़ कम से कम किया जाए, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म की बात करें तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक्स जो हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे और फाइनेंशियल सिस्टम और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे जिससे कि क्लाइमेट इमरजेंसी में एड्रेस किया जा सके। जस्ट ट्रांजिशन की बात की गई है, एक वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है, वर्क प्रोग्राम ऑन जस्ट ट्रांजिशन। एग्रीकल्चर की बात करें तो कोरो निविया ज्वाइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर भी लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पर बात करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो पहला ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है वो बनाया गया है। और बात करी जाए तो फूड रिवर नेचर वेस्ट सोल्यूशन टिपिंग पॉइंट्स है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट पर भी डिस्कशंस हुए हैं। अब उसके बाद में हम एक और टॉपिक देखते हैं, दैट इज ब्रेक थ्रू एजेंडा सेट्स प्रायोरिटीज। सिग्नेटरीज कौन है ब्रेक थ्रू एजेंडा की, तो इन्होंने क्या किया है, जो सिग्नेटरीज हैं उन्होंने प्रायोरिटी एक्शंस जो है मैप आउट कर लिए हैं कि कोप 28 में जो सबमिट होगी उसमें हम क्या क्या काम करेंगे, ठीक है। कोप 26 में ये एजेंडा लॉन्च हुआ था, 45 लीडर्स जो हैं उन्होंने इस पे, उनका ये कोलिजन है, इंडिया ने भी इसमें साइन किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे कंट्रीज, बिजनेसेस और सिविल सोसाइटी के लिए कि कैसे हम डिकार्बोनाइजेशन करेंगे पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन और एग्रीकल्चर के सेक्टर में। प्रायोरिटी एक्शंस में एग्रीमेंट्स है कि हम कॉमन डेफिनेशंस को डेवलप करेंगे लो एमिशन नियर जीरो एमिशन की, ठीक है, स्टील, हाइड्रोजन, सस्टेनेबल बैटरीज में, ठीक है। और हम एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लगाएंगे, एक कॉमन टारगेट डेट भी लगाएंगे जिससे कि पॉल्यूटिंग कार और व्हीकल्स को ख़त्म किया जाए, ठीक है। ग्लोबल डिमांड बढ़ाएंगे ग्रीन इंडस्ट्रियल गुड्स की। फिर उसके बाद में एक और कोलिजन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज फर्स्ट मूवर्स कोलिजन। ये लॉन्च हुआ है कोप 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। किसने लॉन्च किया है, यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया है। ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि परचेसिंग पावर जो है कंपनीज की, जो कि डिकार्बोनाइज कर सकते हैं हार्ड टू अवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, उनकी परचेसिंग पावर को हार्नेस करेगा। अब जो 7 हार्ड टू अवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कौन से हैं, एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल्स, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील, ट्रकिंग, जिस ये जो 7 सेक्टर्स हैं इनसे ग्लोबल एमिशंस में 30% कंट्रीब्यूशन आता है।
क्या कर रहे हैं कि जीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज हैं उसको कॉमर्शलाइज करेंगे। उसके बाद में एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट इज इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स। ठीक है, अभी हुआ क्या है कि रिसेंटली इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप ने $20 बिलियन जो है वो G20 समिट में मोबिलाइज किए हैं। ये क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट है जो कि डोनर कंट्रीज एक साथ काम करते हैं जिससे कि अर्ली रिटायरमेंट हो सके। जो अर्ली रिटायरमेंट किसका होगा, हाई एमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्टनर कंट्रीज में। ये सपोर्ट देते हैं इन्वेस्टमेंट का भी, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा जी, अब ये जो आपकी हमने देखा COP27 हुई है UNFCCC की, तो अब ये भी देख लो कि UNFCCC क्या है। तो UNFCCC एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि रियो अर्थ समिट में साइन हुई थी 1992 में, फोर्स में 1994 में आई है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉन जर्मनी में है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस को स्टेबलाइज किया जाएगा, फूड प्रोडक्शन थ्रेटन ना हो, फूड सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल तरीके से हो इसका भी ध्यान रखते हैं। मेंबरशिप की बात करें तो 198 पार्टीज़ हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। और इन्फॉर्मेशन देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये जो इतने फेमस कन्वेंशन है वो इसी के हुए हैं। ठीक है, इसमें कॉप होता है, CMP होता है, CMA होता है। उसके बाद में अगर हम देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियाज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। न्यूज में क्यों है, चलो देखते हैं। इंडिया ने सबमिट कर दिया है कि इसके जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो इसने UNFCCC को सबमिट कर दी है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या है जो हमने अभी UNFCCC को सबमिट की है, चलो देखते हैं। तो पार्टीज जो होती हैं UNFCCC की, उन्होंने एग्री किया था कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को बनाएंगे। ठीक है, किसके अंडर इन्होंने एग्रीमेंट किया है, पेरिस एग्रीमेंट के अंडर UNFCCC को। ठीक है, अब COP26 जो हुई थी ग्लासगो में पिछली साल, तो पार्टीज ने कहा था कि अभी तक हमने नहीं किया है, अपनी जो स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, लेकिन हम COP27 तक आते आते अपनी स्ट्रेटजी को बनाकर आपके सामने सबमिट करेंगे। फॉर्मुलेटेड माइंडफुल ऑफ आर्टिकल 2 क्या है, देखो इन्होंने क्या कंसीडर किया है, इन्होंने जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको कंसीडर किया है। ये क्या होता है, इसका मतलब है कि जो आपकी हमारा कॉमन क्या है, कॉमन हमारा टारगेट है कि हमें क्लाइमेट चेंज से टैकल करना है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड रहेंगी। भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ज़्यादा एफर्ट्स ले सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज हैं भाई, वो अभी उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो अपना उनकी जो भी जितना वो कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपका वॉलंटरी है, आप जितना अच्छा चाहें उस तरीके से काम करें। ये आपके NDC की तरह मैंडेटरी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, टिपिकली ब्रॉडर इन स्कोप, NDC से ये स्कोप में ब्रॉडर हैं और ये इनकॉर्पोरेट करते हैं डेवलपमेंटल गोल्स को भी, और जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, उसको भी ये ध्यान में रखते हैं। अब बात करेंगे इंडिया की जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो देखते हैं। तो हमने कहा है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक लेंगे, 2070 तक अचीव कर लेंगे। ठीक है, हम 7 की ट्रांजिशन पर रेस्ट कर रहे हैं जिससे कि लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे हो सके, तो हम 7 तरीके से करेंगे ये। ठीक है, हमारा विजन है लाइफ का, जो लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, वो भी हमने। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है इसमें हमारी अप्रोच क्या है, तो सबसे पहली बात है कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में है वो कम है। ठीक है, फिर उसके बाद में एनर्जी नीड्स, हमारी एनर्जी नीड्स है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमें और डेवलप करना है अभी तो। ठीक है, हम कमिटेड हैं लो कार्बन स्ट्रेटजीज के लिए, हम डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए हमें ज़रूरत है। लाइफ टाइम कैंपेन क्या है, तो ये नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर और UNDP दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव है कि जो यूथ हैं 18 से 23 साल के, उनको ये
एनकरेज किया जाए कि वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाएं और मैसेज पहुंचाएं दूसरों तक भी। यूथ को एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने क्लाइमेट एक्शंस को सबमिट करें, जिससे कि ऐसी लाइफस्टाइल बने जिससे सस्टेनेबल भी हो और लोगों का भला भी हो, गुड प्रैक्टिसेस ऐसी हो कि इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे और हम। सेकेंड अपना जो टॉपिक है दैट इज 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है उसके 50 साल हो चुके हैं। न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग जो है स्टॉकहोम स्वीडन में हुई है, जिससे कि 1972 में जो आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके 50 साल पूरे हुए हैं, तो उसको याद कर सके हम। ठीक है, स्टॉकहोम प्लस 50 का थीम क्या है? तो अ हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अपॉर्चुनिटी, ये इसकी थीम रही। स्टॉकहोम प्लस 50 में एजेंडा क्या रखा गया, जिससे कि अब ये एजेंडा था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस और इनिशिएटिव्स प्लैनेट को किस तरीके से बचाया जाए वो हम शेयर करेंगे, सस्टेनेबल रिकवरी करेंगे कोविड-19 पैंडेमिक। अब देखते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या थी। ठीक है, यूएन का फर्स्ट मेजर ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसने इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट को इशू की तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, ये 1972 में ऑर्गेनाइज हुई थी, जिससे कि ग्लोबल लेवल पर एफर्ट लिए जाएं कि सस्टेनेबली हम अपने अर्थ को बचा सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। 122 कंट्रीज ने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था, जिसमें 26 प्रिंसिपल्स और एक एक्शन प्लान था। 3 डायमेंशंस थे इस कॉन्फ्रेंस के। कंट्रीज ने एग्री किया था कि वो एक दूसरे के इन्वायरमेंट को अपने नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर भी जो है हार्म नहीं करेंगी। एक्शन प्लान था जिससे कि जो अर्थ के इन्वायरमेंट को जो भी खतरा है उसको स्टडी किया जाए, और यूनेप जो है उसको यहाँ पर ही इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरे आउटकम और सक्सेस जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हुई थी, अगर हम उसकी बात करें तो आइडेंटिफाई किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, 20 साल बाद में क्या हुआ था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहली बार तो टॉपिक आ गया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये समझ में आया। 20 साल बाद में अर्थ समिट हुई 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, कौन कौन से की प्रिंसिपल्स रहे ये भी देखेंगे। पहला है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर भी यहीं पर लिया गया था। अब ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है जो हमारी 1972 में हुई, तो क्या ये तुरंत एकदम से किसी को सपना आया और ये हो गई, ऐसा हुआ? नहीं, ये बहुत समय से कोशिश चल रही थी और फिर जाकर हमारी कोशिश रंग लेकर आई। तो 1965 से ही ये कोशिश शुरू हो गई थी। यूएस साइंस एडवाइजरी कमेटी जो थी उसने कहा कि ह्यूमन एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी की वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। 1967 में बात करें तो इन्होंने कहा कि CO2 जो है करंट लेवल से डबल कर दी जाएगी अगर, तो 2 डिग्री टेम्परेचर हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सबको पहले पता चल चुकी थी ये बात, जो अभी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। 1968 में पहली बार जो आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया था साइंटिफिक एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए। 1968 में ही स्वीडन ने प्रपोज किया कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। थर्ड टॉपिक है अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर को सेलिब्रेट किया है 16 सितंबर को। थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अच्छा जी, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में आया था, क्या था ये, चलो जानते हैं। प्रोटोकॉल ऑफ वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर 1985। गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री ने एक साथ काम किया कि 99% जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उसको हम कट कर देंगे, उसको हम फेज आउट कर देंगे। मेंबर कौन थे? जितने भी यूएन के मेंबर हैं वो सारे ही लोग, जैसे इंडिया को भी इंक्लूड करते इसके मेंबर बने। ठीक है, किगली आपका जो एग्रीमेंट है वो 2016 में हुआ और 2019 में फोर्स में आया। इसने कहा कि किस तरीके से हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2047 तक उसका जो रिडक्शन है वो 80% तक कर पाएंगे। अच्छा जी, तो ओजोन क्या है और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है ये देखो।
ओजोन लेयर की बात करें तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है और जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं उसको ये एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ओजोन लेयर थिन होती जा रही थी। 1985 में हमने देखा कि ओजोन होल जो है अंटार्कटिक पर बन गया है। अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करें तो ये मैनमेड केमिकल्स होते हैं जिसमें हाई ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल होता है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन। ठीक है, अगर हम इन सब्सटेंसेस का यूज़ करें कहाँ कहाँ करते हैं तो रेफ्रिजरेटर, एसी, फायर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सेट्रा में इसका यूज़ होता है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो स्किन कैंसर, कैटरेक्ट और ह्यूमन बोन्स वीक हो सकती हैं। इस तरीके की बीमारियां भी लग सकती हैं क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं उसके लिए उससे हम एक्सपोज हो जाएंगे। इंडिया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भाई क्या है, चलो देखते हैं। तो इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 1992 में जाकर पार्टी बना। ठीक है, सक्सेसफुली हमने अब जो टारगेट्स थे कि हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हटाना है, फेज आउट करना है, वो हमने टाइम पर हटा दिए। ठीक है, और कि जो किगाली अमेंडमेंट था उसको हमने रेटिफाई भी किया है। अब इंडिया ने फेज डाउन को 2028 से स्टार्ट करना है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एमिशन को 15% तक कम कर देना है 2047 तक। फोर्थ टॉपिक, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस यूनॉक क्या है और क्यों न्यूज़ में आया है। तो न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि सेकेंड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है कीनिया और पोर्तुगल ने लिस्बन में, और इससे लिस्बन डिक्लेरेशन भी हुआ है, एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुआ है। टाइटल है आर ओशियन आर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। क्या है ये, तो पहला जो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो 2017 में हुई थी यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसको को होस्ट किया था फिजी और स्वीडन की सरकार ने। ठीक है, हाइलाइट्स क्या है जो अभी सेकेंड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया पार्टिसिपेंट था और कमिट किया कि हम ओशन क्लीन कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन को चलाएंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करेंगे। ठीक है, 150 कंट्रीज ने कलेक्टिवली एग्री किया कि हम साइंस बेस्ड इनोवेटिव एक्शंस लेंगे जिससे कि ओशन इमरजेंसी को एड्रेस किया जाए और जो SDG 14 है अपना उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही साथ में लाइन में चल रहा है। ये एम्फेसाइज करता है कि पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस देता है पेरिस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिससे कि हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल यूज, रेजिलियंस ओशन का मिल सके। स्टेट्स जो है वॉलंटरी कमिटमेंट्स करती हैं जिससे कि वो ग्लोबल ओशन को 30% तक प्रोटेक्ट कर पाए 2030। क्या क्या कमिटमेंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो नेशनल मैरीटाइम जोन्स हैं उसको हम 2030 तक 30% से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लेंगे, प्लास्टिक पोल्यूशंस को कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ बढ़ाएंगे, एलोकेट करेंगे फंड्स जिससे कि ओशन एसिडिफिकेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट से और जो भी सर्विलांस हो रही है, कंट्रोल हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है ओशन का, उसमें रिसर्च के लिए फंड्स दिया जाएगा। कार्बन न्यूट्रलिटी को 2040 तक अचीव करने की भी बात की गई। ओके, अब हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है दैट इज इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। क्यों न्यूज़ में है भाई, तो इंडिया ने अनाउंस किया है कि ये लॉन्च करेगा इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। कहाँ पर इसने लॉन्च करने की बात की है, कहाँ पर अनाउंसमेंट करने की बात की है, तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में इंडिया ने ये अनाउंसमेंट किया है। अब आखिर ये है क्या, देखते हैं। तो ये डेवलप किया है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज के कोलीड्स ने। ठीक है, ब्राज़ील, कनाडा और यूरोपियन कमीशन, यूके, इन सब ने मिलकर इसको लॉन्च करने, इसको डेवलप किया है। ठीक है, एम है कि ये जो गैप्स हैं और चैलेंजेस हैं अभी बायो रिफाइनिंग वैल्यू चेन्स में उसको मीट करेंगे और 8 की एक्शंस जो हैं जो इस मिशन को सपोर्ट करेंगे उनको प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, गाइड करेंगे मिशन के ओवरऑल पाथ को कि हम इस गोल को अचीव कर पाएँ। अब आखिर ये है क्या मिशन, ये देखो। तो ये 7th मिशन है मिशन इनोवेशन के अंडर, ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 22 में। इसका एम है कि ग्रेटर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो और फाइनेंसिंग हो एनर्जी के सेक्टर में अगले 5 सालों में। मेंबर्स कौन है, तो इंडिया, नीदरलैंड्स। ठीक है, इसके मिशन मेंबर हैं ब्राज़ील, कनाडा। ठीक है, मिशन सपोर्ट ग्रुप है यूरोपियन कमीशन एंड
तो अभी जो 7 मिशन है जिसमें से एक मिशन ये भी है, तो 7 मिशन कौन से हैं? मिशन इनोवेशन में अर्बन ट्रांजिशंस, नेट जीरो इंडस्ट्रीज, मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, जीरो एमिशन शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। अभी मिशन इनोवेशन जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ये क्या है ये भी देख लो। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिससे कि जो एक्शन और इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं रिसर्च डेवलपमेंट में, डेमोन्स्ट्रेशन में, क्लीन एनर्जी के लिए, उसमें जो है उसमें बढ़ोतरी हो सके और साथ दिया जा सके। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। अब इसमें 22 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन आता है। टॉपिक है मिशन लाइफ। ठीक है, मिशन लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। न्यूज में क्यों है? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने मिशन लाइफ को लॉन्च कर दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, जो कि केवडिया में है गुजरात में, जिससे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है केवडिया में, इसमें किस महान व्यक्ति का स्टैच्यू बना हुआ है। ठीक है, अबाउट मिशन लाइफ, जो मिशन लाइफ है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंडिया ने इसका लेड किया है, इंडिया इसका लीडर है। ग्लोबल मास मूवमेंट बनाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। एम है कि हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन ले सकें जिससे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रिजर्व हम कर सकें। ठीक है, कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के पीएम ने यूएनएफसीसी COP26 में, ग्लासगो में जो हुई थी पिछली साल। टारगेट्स हैं कि एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस को मोबिलाइज किया जाए और ग्लोबल सिटीजन्स को, जिससे कि वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन ले अपने जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने में 2022 से 27 तक के टाइम पीरियड में। इंडिया में बात करें तो कम से कम 80% जितने भी गांव हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका एम होना चाहिए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन सके 2028। मिशन की ड्यूरेशन 5 साल तक की है। ठीक है, और 2022 से 23 में मिशन फोकस करेगा फेज 1 में। इम्प्लीमेंटेशन इसकी कौन कर रहा है? नीति आयोग। सब्सिक्वेंटली इम्प्लीमेंटेशन इसका चला जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास में। विजन है कि ऐसे लाइफ स्टाइल जिए जिससे कि जो प्लैनेट है वो और लोग दोनों ही खुशी खुशी रह सकें, इसीलिए इसका नाम है प्रो प्लैनेट। 3 फेजेस है मिशन लाइफ की। तो इसमें क्या कहा गया? पहली बात की डिमांड अपनी चेंज कीजिए, ऐसी चीज़ों की डिमांड कीजिए जो कि इको फ्रेंडली हो। फिर दूसरी चीज़ है चेंज इन सप्लाई। अब जब डिमांड ऐसी होगी तो सप्लाई भी वैसी ही होगी, इको फ्रेंडली चीज़ों की सप्लाई हो। और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, वो ऐसी हों जो सस्टेनेबल तरीके से काम चल सके और इको फ्रेंडली। कौन कौन से एक्शंस हम लेंगे भाई? तो सबसे पहले एनर्जी को सेव करेंगे, पानी को सेव करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको यूज़ नहीं करेंगे, सस्टेनेबल फूड स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, वेस्ट को कम करेंगे और हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, ई वेस्ट को भी रिड्यूस करेंगे। 7th टॉपिक है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्यों न्यूज़ में आ गया? तो ये न्यूज़ में आया है भाई क्योंकि अभी इंडिया है जो हमारी प्यारी सी, उसने अपोज कर दिया है इसको। ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है 27th एडिशन जो हमारा COP27 चल रही थी शर्म एल शेख में, तो इसमें यूरोपियन यूनियन ने इसको प्रपोज किया। ठीक है, कौन सा प्रपोज? अरे वो वाला प्रपोजल नहीं है ये। इसमें क्या बोला कि कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है लगाना चाहिए, ये था प्रपोजल। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने बोला, लेकिन हमारी इंडिया ने अपोज कर दिया भाई। अब आखिर ये क्या है पहले ये देखो। तो ये एक प्लान है यूरोपियन यूनियन का जो कि 2021 में प्रपोज हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि कार्बन इंटेंसिव हैं, जिसमें बहुत कार्बन है, जैसे कि आयरन स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रोजन है, जहाँ पर कार्बन का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, इस पर टैक्स लगाया जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था। इसका एम है कि जो भी कार्बन प्राइस में जो डिफरेंस आता है कंपनीज पे करती हैं, और जो एमिशन है यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन के जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, इन दोनों में जो भी डिफरेंस होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अब ये पार्ट है फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का। अब ये फिट फॉर 55 2030 पैकेज क्या है? ये यूरोपियन यूनियन का प्लान है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस किया जाए 55% तक 2030 तक। ठीक है, फंक्शनिंग क्या है कि यूरोपियन यूनियन इम्पोर्टर्स जो हैं वो कार्बन सर्टिफिकेट्स को खरीदेंगे जितना भी कार्बन प्राइस जो है इसमें होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर उन्होंने जो भी प्रोड्यूसर है उसने ऑलरेडी ये टैक्स पे कर दिया है, तो जो भी आपके इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने जो सर्टिफिकेट खरीदे हैं उस पर इनको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगी।
इसको हम बोलते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स या फिर कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट भी है। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, तो कार्बन लीकेज इशू जो है उसको एड्रेस करेंगे और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा मिल जाएगा। इंसेंटिव्स मिलेंगे नॉन यूरोपियन कंट्रीज को कि वो क्लाइमेट एम्बिशन की तरफ काम करें। इंश्योर करेंगे क्लाइमेट जो एफर्ट्स हैं ग्लोबल लेवल पर वो अंडरमान ना हो ग्लोबल कार्बन लीकेज की वजह से, और पॉल्यूटर पेज को अपहोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, कार्बन बॉर्डर टैक्स और कार्बन लीकेज क्या है ये चलो देखते हैं। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है, ये टैक्स है कार्बन एमिशंस पर जो कि इम्पोज किया जाता है इम्पोर्टेड गुड्स पर। ऐसी कंट्रीज देखो, ऐसी कंट्रीज जहाँ पर क्लाइमेट पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ से अगर कोई भी गुड इम्पोर्ट किया जाएगा तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ये होता है कार्बन बॉर्डर टैक्स, ठीक है। कार्बन लीकेज क्या है कि ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स को अंडरमाइन किया जा रहा है क्योंकि प्रोडक्शन में रीलोकेशन हो रहा है। 8th टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर एलियांस। क्यों न्यूज़ में है ये, तो देखते हैं। क्योंकि इसकी जनरल असेंबली मीटिंग हुई तो इसने अप्रूव किया है सोलर फैसिलिटी को। सोलर फैसिलिटी क्या होती है, ये एक पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म है जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स को स्टिमुलेट करेगा सोलर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। सोलर पेमेंट गारंटी फंड जो कि प्रोवाइड करेगा पार्शियल गारंटी और इनेबल करेगा कि जोग्राफी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है उनको भी इन्वेस्टमेंट मिल सके। ऐसी कंट्रीज जहाँ पर कोई सोलर इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आ पाए। सोलर इंश्योरेंस फंड जो कि रिड्यूस करेगा बर्डन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सोलर डेवलपर्स इन प्री रेवेन्यू फेज ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब कि सोलर प्रीमियम जो है उसका बर्डन को रिड्यूस करेगा सोलर डेवलपर्स के लिए। ऑब्जेक्टिव है कि ये प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अंडर रिजर्व्ड मार्केट्स में अफ्रीका में। असेंबली ने फिर से इंडिया और फ्रांस को री इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के। अब जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर एलियांस क्या है। तो ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज्वाइंटली लॉन्च किया है इंडिया और फ्रांस ने COP21 पेरिस में जो 2015 में लॉन्च किया गया था। फक्र की बात यह है कि भाई इसका जो हेडक्वार्टर है हमारी इंडिया में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी की तरफ ये काम करेगा कि 1000 बिलियन US$ इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने की बात की जा रही है, ठीक है। 1000 मिलियन लोग जो हैं उनके तरफ एनर्जी पहुंच सके उसकी भी बात की गई है। 1000 गीगावाट की सोलर एनर्जी इंस्टॉल करने की भी इसका ऑब्जेक्टिव है। 92 कंट्रीज जो है 92 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया है 2021 में इसकी तरफ से, ठीक है। जो इंटरनेशनल सोलर एलियांस है इसकी जो असेंबली है वो अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। 110 मेंबर्स इसमें होते हैं, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उसके लिए ये ओपन है, ठीक है। अगर इसके मेजर इनिशिएटिव्स की बात करें तो 3 इनिशिएटिव्स काफ़ी चर्चा में है। इंटरनेशनल सोलर एलियांस सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। Second one is International Solar Alliance Solar Fellowship for Mid-Career Professionals, and the most popular is One Sun, One World, One Crate. Okay, the next topic is Global Environment Facility Council. क्यों न्यूज़ में आ गई ये, इसको भी देखते हैं। तो फिर 62 जो आपकी मीटिंग है वो फाइनल काउंसिल ऑफ GEF ट्रस्ट फंड की 4 साल के फंडिंग साइकिल को क्लोज करके होगी और जो 7th साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी इस मीटिंग में, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, ये सेफ गार्ड करता है वर्ल्ड के फॉरेस्ट को, लैंड को, वाटर को, क्लाइमेट को, ओशन को, ग्रीन सिटीज को बिल्ड करता है, थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है, मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन को भी टैकल करता है। हाइलाइट्स क्या है इस काउंसिल की, तो लीडर्स प्लेज फॉर नेचर टू रिवर्स स्पीसीज लॉस। भाई जो स्पीसीज लॉस हो रहा है उस 2030 तक उसको रिवर्स किया जाएगा। 29 डोनर कंट्रीज जो है उन्होंने प्लेस किया कि $5.33 बिलियन जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा किया जा सके। एड्रेस करेंगे क्लाइमेट चेंज को, लैंड डिग्रेडेशन को, केमिकल वेस्ट को, और जो ओशन पर और इंटरनेशनल वाटर पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको रहेगा। आखिर ये क्या है इसके बारे में जान लो। तो मेन गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। इसमें 32 मेंबर्स होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आते हैं। 14 आते हैं डेवलप्ड कंट्रीज से, 16 डेवलपिंग कंट्रीज से, 2 आते हैं इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन से।
मेंबर्स रोटेट करते रहते हैं अलग अलग डिफरेंट इंटरवल्स पर, ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इसको डिटरमाइन करती है। इंडिया जो है अभी मेंबर है कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें क्या क्या है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, इसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है जिसमें इंडिया मेंबर है। साल में 2 बार मिलते हैं, डिसीजंस होते हैं यहाँ पर कॉन्सेंसस से। फंक्शंस है कि डेवलप करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इवेलुएट करते हैं ऑपरेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, जो भी ऐसी एक्टिविटीज जो यहाँ से फाइनेंस होती हैं उनके। अब कौन कौन से फंड्स हैं जो ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है जो कि मैनेज करती है, तो यहाँ पर है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। पहले पढ़ते हैं स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के बारे में। 2001 में इस्टेब्लिश हुआ है। ये फाइनेंस करता है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि रिलेटेड हैं अडॉप्टेशन से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग से, एनर्जी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री से, वेस्ट मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन से। जितनी भी वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो यहाँ से पैसा ले सकती हैं। ये जो है न्यू क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन स्ट्रैटेजी फॉर 2022-2026 पीरियड जो है वो 2 प्रायोरिटी सेक्टर पर फोकस करेगा। पहला, अडॉप्टेशन नीड ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, उनको सपोर्ट करेगा। सेकेंड वन इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इनोवेशन है, प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करेगा। दूसरे फंड के बारे में बात करें तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है, 2001 में ये भी इस्टेब्लिश हुआ है। ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प करेगा। ओनली ऐसा एग्जिस्टिंग फंड है जो कि फाइनेंस, प्रिपेयर और इम्प्लीमेंटेशन करता है नेशनल अडॉप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शंस को, और नेशनल अडॉप्टेशन प्लान्स के इम्प्लीमेंटेशन में भी ये हेल्प करता है लीस्ट कंट्रीज के लिए। अब जो GEF स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम है ये क्या है, इसको भी देखते हैं। 2022 में 7th फेज इसका स्टार्ट हुआ है और इसको ज्वाइंटली इम्प्लीमेंट किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, UNDP ने और टेरी ने। ये कॉर्पोरेट प्रोग्राम है जो कि 1992 में लॉन्च हुआ था। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट लोकल सिविल सोसाइटी को कि वो डेवलप करें और इम्प्लीमेंट करें इनोवेटिव लोकल एक्शंस, जिससे कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उसको टैकल किया जा सके और एड्रेस किया जा सके। ये क्लोजली वर्क करता है जो दूसरे GEF के प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ। दूसरे इनिशिएटिव जो कि भाई न्यूज़ में है, तो पहला है मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी। ये क्या है, तो इसकी मीटिंग जो है हुई है जिसका एम है कि ये जो COP26 में प्रोग्रेस हुई है उसको बिल्ड करेगा। ठीक है, अर्जेंट जो एनर्जी और फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनको मीट करेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन में जो वॉर हुआ उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हो गए। ठीक है, 2009 में US प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया। इसका एम होता है कि जो डायलॉग ये करवा सकता है मेजर एमिटिंग कंट्रीज के बीच में, जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ये मिलने का और बातचीत करने का मौका देता है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, UK। इंडिया भी इसका पार्ट है, याद रखना है। इसने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, तो ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है, कलेक्टिव 2030 जीरो एमिशन व्हीकल गोल, ग्रीन शिपिंग चैलेंज, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन चैलेंज, और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने की भी बात की है। ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट की अगर हम बात करें तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है इन्वायरमेंट के, उन्होंने इसकी जो मीटिंग हुई थी, राउंड टेबल हुई थी, उसको दुबई में अटेंड किया है। ये जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट है इसको लेड करता है UAE। इसका एम होता है कि प्रॉपर एक्शन लिया जाए सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, ये क्या है, तो इंडिया ने इसको होस्ट किया है, इसलिए हमें याद रखना है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जो है इंडिया ने होस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या डिस्कशन हुए भाई, एनर्जी ट्रांजिशन कैसे करना है, क्लीन पावर, ग्रीन स्टील, हाइड्रोजन, इन सब पर डिस्कशन हुआ। ये जो है एक हाई लेवल ग्लोबल फोरम है जिसमें 29 मेंबर्स हैं। एम क्या है, एम है कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है, हमारे पास में जितना भी ज्ञान भंडार है वो सबको साथ में बांट दें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। ये क्या है, तो ये भी देखो ये क्या है, ये हमारा US में ऑर्गेनाइज हुआ और हमारे यहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने यहाँ पर पार्ट लिया। ये अपने तरीके का पहला ऐसी मीटिंग है जहाँ पर 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें क्या होता है कि हम जो क्लीन एनर्जी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर है साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव।
ये एक पार्टनरशिप है किसके बीच में, CDP, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका सबका पार्टनरशिप है साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव। ठीक है जी। ये क्या करता है, ये क्लाइमेट एक्शन में प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करता है कि आप भी इन्वेस्ट कीजिए और क्या करें कि हमारा जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको टैकल करने में हेल्प करें। ठीक है, वही बात है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट इज जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल, ये ग्लोबल फोरम है 2020 में ये बनाई गई है, इंडिया भी इसका मेंबर है। एम है इसका कि ग्लोबल ट्रांजिशन किया जाए जीरो एमिशन व्हीकल्स की। उसके बाद में बात करें तो लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दोनों ने मिलकर इसको अनाउंस किया है। प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है, इसका एम है बिल्डिंग कैपेसिटी अमंग अर्बन प्रोफेशनल्स टू लीड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, अर्बन प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी ऐसी कैपेसिटी बना देनी है कि क्लाइमेट एक्शन को वो टैकल कर सकें। ठीक है, इसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूरू में है। ओके, फिर ग्रीन इवेंट्स टूल, ग्रीन इवेंट्स टूल क्या है, गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च डेवलपमेंट, UNFCCC सेक्रेटेरिएट, यूनेप ने ऑनलाइन ग्रीन इवेंट्स टूल अनवेल किया है जिससे कि इको फ्रेंडली इवेंट्स जो हैं वो हो सके। नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, ये जो है इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2022 को रिलीज किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। आपको याद रखना है ये किसने वही जो है रिलीज किया है। आई नो बहुत सारी चीज़ें याद करने को हैं, आप एक टेबल बनाकर अपने स्टडी टेबल के सामने इसको पेस्ट करके बार बार रिवाइज करके ही याद कर पाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल है पर इतना नामुमकिन तो नहीं है ना, तो हम इसको कर लेंगे। ओके, तो इसको स्पॉन्सर्ड किसने किया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, इन सब ने मिलकर इसको स्पॉन्सर किया है। नेक्स्ट इज ग्लोबल एलियंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन, जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है और साथ ही साथ में सीमेंस एनर्जी और 13 और कंपनी जिसमें टाटा स्टील और जिंदल स्टील भी इंक्लूडेड है, इन सब ने मिलकर ग्लोबल एलियंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन को लॉन्च किया है। डिकार्बोनाइजेशन होता क्या है, CO2 एमिशन को कम करना, राइट। ये बाली डिक्लेरेशन के अंडर बना है, CO2 जो एमिशन हो रहे हैं उसको कम करने की इसमें बात की गई है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंडियाज अपडेटेड NDCs, NDC क्या है और ये इंडिया के अपडेटेड NDC क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आ गए। तो न्यूज़ में ये इसलिए आए हैं क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली अपनी जो अपडेटेड NDCs हैं वो भी UNFCCC को सबमिट किए। अब आप कहेंगे मैम आपने वो भी क्यों बोला, वो भी इसलिए बोला है भाई क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो हमारे लॉन्ग टर्म लो एमिशन स्ट्रेटजी थी वो भी हमने UNFCCC को सबमिट की थी, उसके साथ ही हमने NDC को भी सबमिट कर दिया है। अच्छा जी, तो इंडिया के NDCs क्या हैं, तो इंडिया ने सबसे पहले अपने NDCs जो हैं UNFCCC को 2015 में सबमिट किए थे। अभी अपडेटेड NDCs की बात करें तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको प्रिपेयर किया गया है हमारी नेशनल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ में जो प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, इनको ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो अभी ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है थोड़े ही देर पहले इसी वीडियो में। रिप्रेजेंट्स द फ्रेमवर्क, अब जो फ्रेमवर्क है कि हम किस तरीके से क्लीनर एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करेंगे 2021 से 30 में, वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अपडेट किए हैं जो 3 क्वांटिटेटिव टारगेट्स उनमें से 2 को अपडेट किया है जो कि एमिशन इंटेंसिटी और नॉन फॉसिल फ्यूल्स के शेयर जो है उससे रिलेटेड है। 2 पंचामृत कमिटमेंट्स को भी इंक्लूड किया गया। अब जो NDCs क्या है इनको भी देखते हैं भाई। तो पास 2020 क्लाइमेट एक्शंस जो कि रिक्वेस्ट की 2020 के बाद में क्या क्लाइमेट एक्शंस होंगे इसको रिक्वेस्ट किया था पेरिस एग्रीमेंट ने हर एक पार्टी से। ठीक है, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जब हुआ था तब जो कंट्रीज हैं उन्होंने कहा था कि हम अपने जो NDCs उनको रिविजिट करके 2022 तक अपडेट करेंगे। ठीक है, अपने NDCs में कंट्रीज कम्युनिकेट करती हैं कि कौन से एक्शंस वो लेंगे जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया जा सकता है और पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव किया जा सकता है।
हर 5 साल में UNFCCC की सेक्रेटेरिएट में ये सबमिट होते हैं। मैनिफेस्टेशन है पेरिस एग्रीमेंट्स के रेचेटिंग मैकेनिज्म का, जहां पर हर कंट्री अपने प्लेजेस को हर 5 साल में और एम्बिशियस तरीके से रिवाइज करती। तो हमारे जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं COP26 में, पंचामृत जिसको बोलते हैं, कौन से पंचामृत हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली साल इसको पढ़ा था। सबसे पहला पंचामृत में अमृत हमारा है वो है अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो। देखो नेट जीरो 2070 तक बनना है। दूसरा अमृत हमारा है कि एनर्जी जो हमें बनानी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से बनानी है 2030 तक 500 गीगावाट। तीसरे अमृत की अगर हम बात करें तो जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे, आधी मतलब 50% जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे 2030 तक। जितने भी हमारे एमिशंस हैं उसको हम 1 बिलियन टन तक कंट्रोल रिड्यूस करेंगे 2030 तक। और हमारा जो फिफ्थ पंचामृत में अमृत है वो है कार्बन इंटेंसिटी जो इकोनॉमी की है वो 45% से भी कम हम कर देंगे 2030 तक। अब देखते हैं कि हमारे जो रिवाइज्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो NDC हैं वो क्या हैं। तो क्वान्टिटेटिव में हमने देखा था 3 में से 2 को रिवाइज किया है। देखो पहला है कि एमिशन इंटेंसिटी जो है GDP से देखें तो हमें एमिशन कम करना था, वो पहले हमारा 35% तक हमें कम करना था, 45% कर दिया है। ठीक है। फिर क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टांट कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से बनानी थी, तो पहले 40% बनानी थी, 50% बनाएंगे। कार्बन सिंक जो है पहले 3 बिलियन तक बनाना था, 3 बिलियन टन तक, अब भी सेम। सेकेंड हमारा जो टॉपिक है दैट इज अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 की। ठीक है, न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट जिसका टाइटल है टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट अडेप्टेशन फेलियर पुट्स वर्क एट रिस्क, ये अपडेट अभी रिसेंटली रिलीज की है यूनेप ने। तो याद रखना किसने रिलीज की है, यूनेप ने की है। फाइंडिंग्स की बात करें तो कहा गया है जो 10 कंट्रीज में से अगर हम बात करें तो 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास में कोई ना कोई एक तो नेशनल अडाप्टेशन प्लानिंग इंस्टीट्यूट है ही है। ठीक है। कंबाइंड अडाप्टेशन और मिटिगेशन फाइनेंस की अगर हम बात करें तो वो कम हो गया है। देखो $100 बिलियन डॉलर की बात की गई थी, $17 बिलियन की कमी पड़ी है। फिर उसके बाद में है कि प्रिंसिपल्स फॉर लोकली लेड अडाप्टेशन, क्या है ये प्रिंसिपल्स। तो ग्लोबल कमीशन ऑन अडाप्टेशन ने डेवलप किए हैं कई सारे प्रिंसिपल्स जो कि लोकली लेड अडाप्टेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है। ग्लोबल कमीशन ऑन अडाप्टेशन को इस्टेब्लिश किया था नीदरलैंड ने और 22 कंट्रीज के लीडर्स ने, जिसमें इंडिया भी हैं, 2018 में, जिससे कि अडाप्टेशन जो है वो और एक्सेलरेट किया जा सके। प्रिंसिपल जो लॉन्च हुए हैं वो 2021 के क्लाइमेट अडाप्टेशन समिट में लॉन्च हुए हैं। इनका इंटेंशन यही है कि जो अडाप्टेशन कम्युनिटी है उसको गाइड किया जाए कि किस तरीके से वो अडाप्टेशन करते हैं लोकल पार्टनर्स के साथ। उसके बाद में बात की जाए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो ये न्यूज़ में क्यों है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी। ठीक है, किस तरीके से ये किया जाएगा। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, इसका एम है कि डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकेबल फ्रेमवर्क, जिससे कि हम जो CCUS है इसका डेवलपमेंट और रिसर्च को बढ़ावा दे सकें। एक्सप्लोर करेंगे इस टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को कि किस तरीके से हम एमिशन के रिडक्शन को कर सकते हैं और डीप डिकार्बोनाइजेशन करें जो हार्ड टू अवेट सेक्टर्स हैं, जो कि हमने 7 देखे थे पिछले में, अभी पिछले टॉपिक्स में देखे थे। अगर आपको याद है तो जल्दी जल्दी खटाखट कमेंट बॉक्स में लिख डालिए 7 जो हार्ड टू अवेट सेक्टर्स। अब ये CCUS क्या है, तो इनकम्पासेस टेक्नोलॉजीज, ऐसे टेक्नोलॉजी जिससे कि CO2 जो है वो रिमूव कर सकते हैं हम फ्लू गैस से एटमॉस्फेयर से, और CO2 को रिसाइकिल कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन उसका कर सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी इसमें आती हैं। ठीक है। फ्लू गैस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं जब कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड और कोई भी दूसरा फ्यूल को कंबस्ट किया जाता है इंडस्ट्रियल फर्नेस में, एक पावर प्लांट की स्टीम जनरेटिंग बॉयलर में, या फिर किसी भी लार्ज कंबशन डिवाइस में। अब जो CO2 कैप्चर होती है इन टेक्नोलॉजीज से उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि मीथेन या फिर मीथेनॉल, रेफ्रिजरेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल एक्सेट्रा। अब जो बहुत सारी कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं, तो केमिकल सॉल्वेंट, इसको हम प्रेफर करते हैं जब गैस स्ट्रीम्स जो हैं वो लीन होती हैं CO2 में। ठीक है। फिर है बहुत ही ज़्यादा लोअर प्रेशर इसमें रहता है।
फिजिकल सॉल्वेंट जब गैस स्ट्रीम रिलेटिवली हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन में होती हैं। एब्जॉर्प्शन जब मॉडरेट टू हाई प्रेशर होता है और मॉडरेट CO2 कॉन्सेंट्रेशन होती है। क्रायोजेनिक सेपरेशन जब कॉस्ट ऑफ पावर बहुत कम होती है तब हम इसको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जितने भी कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इंडिया में दूसरे हैं उनको यही सब्स्यूम कर लेगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि हम वॉलंटरी कार्बन मार्केट को स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे कैप एंड ट्रेड जो है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, जहां पर इंडस्ट्रीज को एमिशन टारगेट्स दिए जाते हैं। अब कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन एमिशन ट्रेडिंग क्या है? तो मार्केट बेस्ड सिस्टम है जिसमें हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं परमिट्स को और क्रेडिट्स को कार्बन एमिशन के लिए। ज़्यादातर जो यूज़ होता है मॉडल वो है कैप एंड ट्रेड। ठीक है, आइडिया जो है कैप एंड ट्रेड का वो ओरिजिनेट होता है क्योटो प्रोटोकॉल से। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ने 3 मार्केट मैकेनिज्म्स बनाए थे, एमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। पेरिस एग्रीमेंट जो है उसके आर्टिकल 6 के अंडर जो है एक नया मार्केट मैकेनिज्म बनाया गया जिसमें फ्रेमवर्क है नॉन मार्केट अप्रोचेस मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, लोकल लेवल पर ये एग्जिस्ट कर सकते। दूसरे क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़ और कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उसको भी देख लेते हैं। तो पहला है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। एक ऐसी ही कार्बन न्यूट्रल पंचायत है जो पहली बनी है। ये पल्ली जो जम्मू में है पल्ली, वो इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। कार्बन न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? ये बैलेंस करता है एमिटिंग कार्बन और एब्जॉर्बिंग कार्बन में, एटमॉस्फेयर से कार्बन सिंक्स में। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करें तो कार्बन ऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करके स्टोर किया जाता है। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स क्या हैं? तो पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो कॉन्गर आइस शेल्फ है वो टूट रही है ईस्टर्न अंटार्कटिका में। रीज़न बताया जा रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है नॉर्थ और साउथ पोल में, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो वार्म हो रहा है। और जो है नई रिसर्च ने हाईलाइट ये भी किया है कि अंटार्कटिका जो है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट में 2060 तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद में अंटार्कटिक आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी रन अवे रेट पर। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है? तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कोई भी स्मॉल चेंज अगर होता है तो पूरी अर्थ सिस्टम जो है उसमें इरिवर्सिबल चेंज आ जाता है। ग्लोबली बात करें तो 9 ऐसे क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, सेकेंड इज आर्कटिक सी आइस जिसके बारे में हमने पढ़ा ही है, अटलांटिक सर्कुलेशन, बोरियल फॉरेस्ट, कोरल रीफ, ग्रीनलैंड आइस शीट, परमाफ्रॉस्ट, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, विल्किस वेस्ट। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बात करेंगे हम ग्रीन वॉशिंग की। तो RBI के जो डेप्टी गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि टैक्सोनॉमी होनी चाहिए ग्रीन फाइनेंस की जिससे कि ग्रीन वॉशिंग ना हो। ये जो ग्रीन वॉशिंग टर्म है ये जय बेस्टरवेल्ड ने 1986 में कॉइन किया था। ये क्या है? तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे कि जनरल पब्लिक को मिसलीड किया जाता है कि वो ये बिलीव कर लें कि कंपनीज जो हैं वो ग्रीन और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रही हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, इसकी अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो फिबिंग है, नो प्रूफ है, हिडन ट्रिफ्ट ऑफ है, इररेलेवेंस है, लेस सिविल्स है, बेग। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व क्या है? तो कीलिंग कर्व है इसमें CO2 लेवल्स को मेजर किया गया है माउना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी हवाई में, जो कि US रन करता है। ठीक है, तो ये जो साइट है यहाँ पर डेली रिकॉर्ड किया जाता है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशंस को 1958 से कीलिंग कर्व के अंडर। ठीक है, लोकेशन इसकी कहाँ है? तो माउना लोआ वोल्केनो के स्लोप्स पर है, जो कि लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है पूरी दुनिया का। कीलिंग कर्व की अगर हम बात करें तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि CO2 के एटमॉस्फेरिक CO2 के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ये मापता है। अब है हमारा फिफ्थ टॉपिक दैट इज रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स और इंडाइसेस आई हैं, जिसमें पहली रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021। रिलीज किया है इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ये डिटेल्स देता है क्लाइमेट इंडिकेटर्स की, जैसे कि टेम्परेचर, ओशन हीट, ओशन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, सी आइस प्रेशर, एक्सट्रीम वेदर की। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है जो IPCC के 6 असेसमेंट रिपोर्ट जो हमने पढ़ी है उसी को।
ठीक है। अब ये रिलीज़ किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, काफ़ी बार इसका नाम आया है, तो चलो इसको देख लेते हैं आखिर ये क्या है। पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 1950 में ये बनी है। ये क्या करती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है उसके बिहेवियर को देखती है, और लैंड और ओशन की इंटरेक्शन, वेदर, क्लाइमेट को भी देखती है। इंडिया भी इसका मेंबर है, टोटल मेंबर 193 है। ठीक है, ये सुप्रीम बॉडी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, और याद रखना है ये यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। नेक्स्ट इज ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम गूज रिपोर्ट कार्ड 2022। इसको भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ही रिलीज किया है। ठीक है, और ये क्या है, परमानेंट ग्लोबल सिस्टम है ऑब्जर्वेशंस के लिए, जो मरीन और ओशन डाटा को एनालाइज करता है। इसने पहली बार हाईलाइट किया है और गैप जो है उनको पहचाना है। इसने बताया कि ऑपरेशनल सर्विसेज जो है ओशन की, जैसे इंडियन, अटलांटिक और सदर्न ओशन की, वो उसमें बहुत इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट रिपोर्ट इज ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2022 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसने फाइंड किया है कि एटमॉस्फेरिक लेवल जो है 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की, उन्होंने तो नया ही रिकॉर्ड जो है वो उस पर पहुंच गई हैं वो। ठीक है, एमिशन जो है वो इंक्रीज हुआ है 10.6% से। ओके, फिर है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। इसको रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने। इन्होंने बताया कि 2030 तक 160 से 200 मिलियन पीपल ऐसे होंगे जो लीथल हीट वेव्स से हर साल एक्सपोज्ड होंगे। 34 मिलियन लोग ऐसे होंगे जॉबलेस हो जाएंगे, क्योंकि हीट स्ट्रेस रिलेटेड उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। कूलिंग जो सेक्टर्स है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी 8 गुना ज़्यादा, और हर 15 सेकेंड में एक एसी की डिमांड होगी। उसके बाद है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। ये क्या करता है, ये कंपाइल करता है और हार्मोनाइज करता है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं उसको। ठीक है, अब ये रिपोर्ट्स क्या है, ये कोड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं जो इंटीग्रेट करती हैं क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस को। 24 कंट्रीज को कवर करती हैं, और ये देखती हैं 24 ये बताती हैं 24 कंट्री 34% वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं। उसके बाद में है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट 2022। इसको रिलीज किया है यूएनएफसीसी ने। सेकंड रिपोर्ट है ऐसी जो कि एनुअल समरी बताती है क्लाइमेट कमिटमेंट्स की जो कंट्रीज ने करी हैं। ठीक है, ये एनालाइज करती है जो एनडीसीज 193 पार्टीज ने अभी अपनी अपनी दी है, उन्होंने कैसा काम किया कैसा नहीं किया ये सब बताती है। उसके बाद में है इन्वेस्टिंग इन कार्बन न्यूट्रलिटी यूटोपिया और द न्यू ग्रीन वेव। इसको रिलीज किया है फाओ ने और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने। कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन जो है इसमें क्या होता है कि एंथ्रोपोजेनिक CO2 को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर है स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2022। इसको रिलीज किया है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने। ओके, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के साथ साथ यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चेंज चैंपियन, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और सबने मिलकर इसको रिलीज किया है। ये जो ग्लोबल गैप देखता है क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद में है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो कि रिलीज किया है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी ने ही। ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप मिशन, एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जो रेस टू द टॉप को मिशन को शेयर करता है। इसने हाईलाइट किया है जो G20 मेंबर्स हैं वो दुनिया भर के एमिशंस में 3/4 पार्ट वही रिलीज करते हैं। 6 G20 मेंबर जिसमें इंडिया भी है उसने ग्लोबल मीथेन प्लेज को साइन नहीं किया है, ये हमने पहले ही देखा था। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट। इसको रिलीज किया है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने, 2001 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका एम है कि ये कंप्लीट पिक्चर डेवलप करे ग्लोबल कार्बन साइकिल की। इसने बताया है कि ग्लोबल CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो है उसे नए ही रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, 51% ज़्यादा ये CO2 एटमॉस्फेयर में हो गई है। ठीक है, अब जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसको रिलीज किया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। ये इवेल्युएट करता है 59 कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन और इंडिया को भी। ठीक है, 4 कैटेगरीज को देखता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी कोड, और ट्रैक करता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो या नहीं हो रहा है। ठीक है, पहली 3 प्लेसेस इसने एम्प्टी छोड़ दी हैं क्योंकि इसको लगता है कि कोई इतना अच्छा कर नहीं पाया। डेनमार्क 4th और इंडिया की रैंक 8 है। उसके
बाद बात करें कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट 2021-2022 की, तो इसको रिलीज़ किया है सेक्रेटेरिएट ऑफ कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोलिशन ने। ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो कि बहुत सारे लीडर्स जो गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, अकेडमिया के हैं उनको साथ में लेकर आता है, जिससे कि कार्बन प्राइसिंग को एक टूल की तरह से यूज़ किया जाए और क्लाइमेट एक्शंस अच्छे से फाइनेंस हो सके। ठीक है, इसने फाइंड किया है कि जितना भी कार्बन प्राइस चाहिए है उसका 4% ग्लोबल एमिशन जो है वो कवर हो रहे हैं। 4% से भी कम ग्लोबल एमिशंस जो हैं वो कवर हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट रिपोर्ट इज वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स रिपोर्ट। इसको रिलीज़ किया है यूनेस्को और IUCN दोनों ने मिलकर। इन्होंने बताया है कि 2050 तक दुनिया भर के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो ग्लेशियर्स हैं वो 1/3 जो हैं वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है 50 साइट्स जो ग्लेशियर्स की हैं, ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इन्होंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको रिलीज़ किया है इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस ने। ये ग्रुप जो है वो 2021 में लॉन्च हुआ था COP26 और 27 की प्रेसिडेंसीज ने और UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस ने। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि जितना भी टोटल आपका क्लाइमेट फाइनेंस है उसका 90% टारगेट करता है मिटिगेशन एक्टिविटीज़ के लिए। ज़्यादातर जो ये फाइनेंस है वो डेट की तरह रेज हुआ है। ठीक है, और जिसमें 16% ही लो कॉस्ट है। ज़्यादातर फाइनेंसिंग अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन में ही हो जाती है। इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज चाइना के अलावा जो है 2 ट्रिलियन पर साल $2 ट्रिलियन पर साल उनको 2030 तक चाहिए होगा ऐसा काम करने के